पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आप कैसे चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसका एक बेहतरीन स्नैपशॉट होता है और बैलेंस शीट को अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं तो उससे किसी भी कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर है वो बहुत हद तक आपके लिए वाज़ेह हो जाती है। जो चीज़ें हम आज देखेंगे इस वीडियो में उससे में सबसे पहले तो बैलेंस शीट का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और बेसिकली इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए एक स्पेसिफिक कंपनी की बैलेंस शीट को एज अ सैम्पल लेंगे और उसकी बैलेंस शीट को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट की बेसिस पे जो भी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के हवाले से रेशोज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको किस तरह हेल्पफुल हो सकती है, आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए आप कैसे इसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की जो माली हालत है उसके बारे में बताती है कि उस कंपनी के पास जो ओवरऑल उसकी एसेट्स हैं या उसकी लायबिलिटीज़ हैं या जो उसकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसकी ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स क्या है। अगर फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस शीट बेसिकली एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे मुश्तमिल होती है, जिसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। लेकिन फार्मूला ये होता है कि जो ओवरऑल एसेट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, यानी उसके जो असासे होते हैं, वो उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं यानी उसने जो डेट्स वगैरह पे करने हैं वो, और जो उसकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उनको मिला के ये हमेशा बैलेंस होता है। यानी कि एसेट्स हमेशा उसके जो लायबिलिटीज़ हैं और इक्विटी है उसकी जो सम है उसके बराबर होते हैं। तो ऐसे आप इसकी बेसिस पे जब आप एनालाइज करते हैं तो एसेट्स के अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है, जिसमें करंट एसेट्स भी होते हैं और नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या बैलेंस शीट होती है स्पेसिफिकली, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं एसेट्स की कैटेगरी के अंदर भी, और फिर इसी तरह लाइबिलिटीज़ के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो होती हैं। जब हम करंट लायबिलिटी या करंट एसेट कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर लिक्विडेट हो सकते हैं और उसको आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आप करंट एसेट्स कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं या ऐसे डेट्स होते हैं जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करने हैं, पे बैक करने हैं, तो उनको आप करंट लायबिलिटीज़ में कंसिडर करेंगे। इसी तरह कंपनी के कुछ ऐसे रिसीवेबल्स हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर उसको मिल जाएंगे, तो उनको आप करंट एसेट्स कहेंगे। जबकि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि नॉन करंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास अगर कोई प्लांट है या उसकी जो भी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो ऐसे एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाते हैं या नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ भी कंपनी की हो सकती हैं जो कि उसने लॉन्गर रन में पे बैक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने बहुत बड़ा लोन उठाया हुआ है और वो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इस तरह की हैं कि कंपनी ने उनको मे बी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पे करना है, तो उनको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर कंसिडर करेंगे। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो होती है वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने स्टॉक्स मार्केट के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स खरीद रहे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा कंपनी को दिया है शेयर्स खरीदने के लिए या स्टॉक्स के अंदर अपनी ओनरशिप के लिए, तो उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को या इसी जो फॉर्मूला है इसको अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए लायबिलिटीज़ को इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होती है, जिसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी जो होती है वो जो नेट एसेट्स होते हैं किसी कंपनी के उसके बराबर होती है। इसमें बैलेंस शीट जो कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट है इसकी बेसिस पे आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेशोज़ देख सकते हैं, जिससे आप कंपनी को मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से परख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं
या किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है उसको ही आप बहुत सारी रेशोज़ के ज़रिए देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक कंपनी की ना सिर्फ ये कि बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ उसके अंदर से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे। तो जो कंपनी मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए एज अ सैम्पल वो है अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड ACPL, और इसकी 2021 की बैलेंस शीट को हम कंसिडर करेंगे। तो 30 जून 2021 को जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्नैपशॉट है या उसकी जो पिक्चर है उसको हम एज अ रेफरेंस लेंगे और हम देखेंगे कि इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं या इसकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है, उन सब की जो डिटेल्स बैलेंस शीट में दी हुई हैं उनको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, और फिर हम देखेंगे कि उसकी बेस पे हम डिफरेंट रेशोज़ के ज़रिए कैसे इस कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने इस कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर से इसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट जून 30 2021 ओपन कर ली है। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये आपने इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, इसको इस नाम से आप अक्सर देखेंगे कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें इसी नाम से उसको मेंशन किया होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे रुपीज़ में मेंशन्ड है कि 3 एडिशनल ज़ीरोज़। फॉर एग्जांपल जो भी आपको यहाँ पर अमाउंट नज़र आएगी उसके साथ आपने 3 एडिशनल ज़ीरोज़ कंसीडर करने हैं, यानी कि जो फिगर यहाँ पर है उसका मतलब है उतने थाउजेंड्स। सो अकॉर्डिंगली आपने इसको इंटरप्रेट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसके अंदर जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स के अंदर यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें 2020 और 21 दोनों की इन्फॉर्मेशन है। ये स्टेटमेंट 2021 की है लेकिन एज अ रेफरेंस 2020 की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इसकी बेसिस पे और नॉर्मली आप 3-4 साल की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स या उसके जो करंट एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर किस तरह की चेंज आ रही है। इसी तरह उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं या फिर उसकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें किस तरह की चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसको जो प्रीवियस ईयर्स हैं या प्रीवियस जो भी अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स देख रहे हैं या एनुअल रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने उसको पिछली कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ एज अ रेफरेंस कंपेयर करना है, तभी आप बेहतर तरीके से उसमें से कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। तो इस कंपनी के नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो फिक्स्ड एसेट जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें अगर आप देखें तो 2020 में यहाँ पर जो फिगर है वो 21,847996 और इसके साथ आप 3 जीरोस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये 2.1 बिलियन बन रहा है। जबकि यही जो फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर वैल्यू हम 2021 में देखें तो ये 2.3 बिलियन बन रही है, यानी कि 2020 के मुकाबले में 2021 में इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब यह है कि कंपनी ने कुछ जो दीगर कंपनीज हैं जो कि इसकी डायरेक्ट सब्सिडरीज नहीं है लेकिन उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर आप 2020 में देखें तो ये 35,088 और उसका 3 जीरो लगा लें और ये 3,50,88,000 बनती है। जबकि अगर इसको आप 2021 में देखें तो ये 4 करोड़ से ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं दीगर कंपनीज के अंदर जो कि इसकी डायरेक्ट सब्सिडरीज नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी 2020 से 2021 में ग्रो कर गई है। उसके बाद इसकी अगर आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कंसिडर्ड गुड, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये है कि इस कंपनी ने अगर एडवांस पेमेंट्स कोई की हुई हैं या कोई लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं किसी को, तो वो भी इसके अंदर एज अ नॉन करंट एसेट कंसीडर होते हैं। और वो भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 2020 से इसके 2021 में ऑलमोस्ट डबल तो नहीं कह सकते लेकिन डबल से कुछ कम, तो यहाँ पे 38,818 और फिर 3 जीरो लगा के तो आप देख सकते हैं कि 3,88,18,000 बनता है। जबकि 2021 में ये 6,79,64,64,000 बनता है। तो इस तरह ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि इसके जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की मद में जो इसके नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज कर गए। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो हैं
कंपनीज ने बैंक्स के अंदर या जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वट जो भी डिपॉजिट्स का ऑप्शन वो यूज़ करते हैं उसके अंदर उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स रखे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अगर आप देखें तो 2020 में जो थे इसके वही 2021 में भी हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स रखे हैं उसमें कोई मजीद डिपॉजिट ऐड नहीं किए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने कोई उसमें से निकाले भी नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 2020 के मुकाबले में 2021 में बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 2.2 बिलियन बन रहे हैं, जबकि 2021 में 2.39 बिलियन बन रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ पॉजिटिव कि इसके जो ओवरऑल एसेट्स हैं वो 2020 के मुकाबले में 2021 में इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर करंट एसेट्स में देखें तो जो इसकी इन्वेंट्रीज हैं वो आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा कम हुई है 2021 में 2020 के मुकाबले में 4.785 बिलियन, लेकिन यहाँ भी 4.785 ही बनता है, लेकिन आगे अगर मजीद इसको आप थाउजेंड्स के अंदर देखें और लैक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे 062 है, यहाँ 692 है। सो इसका मतलब है कि कोई माइनर सा इसके अंदर आपको डिक्रीज नज़र आ रहा है इन्वेंट्रीज में, लेकिन इन्वेंट्रीज में इतना छोटा सा डिफरेंस ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो करंट एसेट्स के अंदर हैं। तो करंट एसेट्स जो है ना इसके किसी भी कंपनी के वो वक्त के साथ साथ लिक्विडेट भी होते रहते हैं और इन्वेंट्री के अंदर से जो स्टॉक है वो सेल आउट भी हो जाता है। इसी तरह इसके अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो जो कि करंट एसेट्स के अंदर हैं, ये वो रिसीवेबल्स हैं जो कि ट्रेड की मद में इनको रिसीव होने हैं। तो इसमें भी आप अच्छा खासा इजाफा देख सकते हैं कि जो 2020 था उसमें इसके 5,48,00,000 और 68,000 बनते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन कैलकुलेटिंग दिस। जबकि 2021 में अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा इसमें इजाफा नज़र आ रहा है, तो ये बनता है 1.7 बिलियन। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। इसका मतलब है कि इनकी जो रिसीवेबल्स हैं करंट एसेट्स के अंदर वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो रिसीवेबल्स हैं वो शॉर्ट टर्म में अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि विद इन 1 ईयर एक्सपेक्टेड ये है कि ये रिसीवेबल्स इनको कैश के शक्ल में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके रिसीवेबल्स, फॉर एग्जांपल अगर उनको गवर्नमेंट से कुछ रिसीवेबल्स हैं तो उनके अंदर कुछ बाज़ों का डिलेज भी आते हैं, तो उसको भी आपने कंसिडर करना है। इसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस की अगर बात की जाए जो कि करंट एसेट्स में ये वो लोन्स हैं एडवांसेस हैं जो इनको 1 साल के अंदर वापस मिलने हैं, तो इसके अंदर भी आपको इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। तो ये 221,053 था जबकि ये 338,40 है। इसका मतलब है कि इसमें भी इजाफा हुआ है, 33 करोड़ बन रहा है जबकि ये 22 करोड़ था। तो दिस इज अनदर गुड थिंग। इसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसमें 37 है और यहाँ पे 42 है। तो यहाँ सॉरी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स में अगर देखा जाए तो ये 43,440 था जबकि यहाँ पर 32,742 है। तो यहाँ पर आपको कमी नज़र आ रही है, लेकिन अब जब मैटर ये करता है कि ओवरऑल जो करंट एसेट्स हैं या जो नॉन करंट एसेट्स हैं और फिर उसके बाद टोटल जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या बन रही है। इसलिए जो स्मॉल इसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं इसको आपने 1 बाय 1 ज़रूर देखना है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जाकर टोटल वैल्यू क्या बनती है। उसके बाद अदर रिसीवेबल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके इजाफा हुआ है, 37,074 था और यहाँ पे 42,816 है। और टैक्सेशन पेमेंट लेस प्रोविजंस, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो टैक्सेस कंपनीज पे करती हैं, और यहाँ नेक्स्ट भी आपको नजर आ रहा है टैक्स रिफंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो टैक्सेस की मद में जो पेमेंट्स की होती हैं उसमें से भी कुछ रिफंड्स वगैरह आ रहे होते हैं और कुछ ज़्यादा पेमेंट्स कर दी जाती हैं, तो वो भी एक ऐसा फिगर होता है जो कि आपको एसेट्स के अंदर शो करना होता है। तो ये वैल्यू कम नज़र आ रही है, इसका मतलब है इस साल जो इनकी टैक्स रिफंड्स वगैरह हैं वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज की कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर उनको वो लिक्विडेट हो रही होती हैं। तो उसमें भी अगर आप देखें तो इनकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 2020 में कोई नहीं नज़र आ रही, जबकि 2021 में इनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपको नज़र आ रही हैं, विच इज़ अनदर गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपनी जो इनके पास पैसा था, जो कैश थी, उसको दीगर जो सोर्सेज हैं उसके अंदर से भी पैसे कमाने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज अनदर गुड थिंग। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो कैश है वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गई है, और कैश के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि या तो इनको अच्छे खासे रिसीवेबल्स वापस आए हैं या जो इन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की थी उसमें से इनको फ़ायदा हुआ है, या जो करंट एसेट्स हैं उसकी बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनकी लिक्विडेट हुई हैं और वो कैश की शक्ल में आ गई।
तो कैश अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है, जो आगे हम रेशोज़ के अंदर भी देखेंगे, कि इसका मतलब ये है कि उनके पास जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, यानी कि उनके लिए जो भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा कि बहुत ज़्यादा कैश का होना भी पॉजिटिव साइन नहीं होता, और उसकी क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो पिछले साल से बढ़ गए हैं। पिछले साल में ऑलमोस्ट ये 1 बिलियन समथिंग नज़र आ रहा है, जबकि इस साल इसका 1.4 बिलियन तक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इसके ओवरऑल करंट एसेट्स हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव इजाफा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो टोटल एसेट्स होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिलाकर उनको सम करके काउंट किया जाता है। तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 32,08,619 है, जबकि यहाँ पे 38 है। तो इसका मतलब ये है कि 3.2 से 3.8 पे चला गया है, विच इज़ अनदर गुड थिंग। सो ओवरऑल इनकी जो यहाँ पर हमने अभी तक एसेट्स को ही कंपेयर किया है और एसेट्स को ही एनालाइज किया है, तो एसेट्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। उसके बाद हम जो बैलेंस शीट के अंदर जो दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ होती हैं और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है उसको देख लेते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की बात की जाए, और उसमें शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, यानी कि इनका जो पेड अप कैपिटल है उसको देखें तो उसमें कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जितना उनके पास 2020 में था उतना ही 2021 में भी है। और उसके बाद अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट की बात की जाए तो ये इनका बढ़ गया है। ये वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी ने दोबारा अपने कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट किया है, री इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि जब भी कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो कि वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं, और कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो कि वो कंपनीज दोबारा से री इन्वेस्ट करती हैं। तो वो यहाँ पर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के अंदर शो हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको इजाफा नजर आ रहा है, यहाँ पे 1.6 है और यहाँ पे 1.7 है। इट मीन्स के अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एक्सचेंज रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिजर्व्स भी अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो रिजर्व्स में आपको यहाँ पे कमी नजर आ रही है। 936,295 था, जबकि यहाँ पे 704,135 है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये कम हुआ है। लेकिन अगेन जैसे पहले भी मैंने कहा कि ओवरऑल जो टोटल होता है वो मैटर करता है, इंडिविजुअल जो सब एलिमेंट्स हैं उसमें आपको प्लस माइनस नजर आते रहते हैं। और एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड होल्डिंग, अब यहाँ पर इन तीनों जो भी कैपिटल की जो हमें फिगर्स थे उनका सम नजर आ रहा है। तो अगर टोटल को हम देखें तो पिछले साल में 1.8 बिलियन था, जबकि अभी ये 1.9 बिलियन पे चला गया है। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। जबकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसको अगर आप मिलाकर टोटल लाइबिलिटीज देखें तो वो इनकी बन रही है, सॉरी जो इनकी टोटल बन रही है इक्विटीज के मद के अंदर वो 2.1 से 2.2 हो गई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ओवरऑल इजाफा देखने में मिल रहा है। अब हम शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि लाइबिलिटीज और इक्विटी को मिलाकर हम उसको फिर टोटल एसेट्स के बराबर बैलेंस शीट में बैलेंस कर रहे होते हैं। इसलिए हम अब लाइबिलिटीज को भी देख लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम नॉन करंट लाइबिलिटीज देखते हैं जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स अगर देखें तो ये कंपनी के पिछले साल के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि बढ़ गए हैं। पिछले साल में इनके जो 236,250 थे, जबकि इस दफ़ा उनके उससे बढ़कर 2.3 बिलियन पे चले गए, यानी कि उनके जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, और ये एक अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स ही नहीं है बल्कि बाकी फिगर्स भी हैं। तो उन सबको हम देख के फिर बेहतर तौर पे हम कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि लोन्स इनके बढ़े या कम हुए। इसी तरह डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट्स की बेस पे जो डेफर्ड इनकम है वो लास्ट ईयर में उसके कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इस साल वो 335,259। तो ये आई थिंक ये इसको हम 3 जीरो ऐड करके देखें तो ये 33 लाख बावन नहीं सॉरी 3,35,25 33,52,09,000 बनती है। सो जीरोज ऐड करके बाज़ औक़ात कैलकुलेशंस में मैं मिस इंटरप्रेट कर जाता हूँ, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। और इसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो 46,456 था और इस दफ़ा 38,279 है। तो
तो लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज़ इनकी कम हुई हैं। सो दिस इज समथिंग एटलीस्ट पॉजिटिव। अभी तक जो लाइबिलिटीज़ के अंदर हम देख रहे हैं तो मोस्टली इनकी बढ़ी हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज़ जो है वो कम हुई हैं। इसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ का अगर हम देखें तो ये नंबर भी बढ़ा है। इसका मतलब है कि जो डेफर्ड टैक्सेस होते हैं जो कि इन्होंने बाद में पे करने होते हैं, जो कि नॉन करंट में आते हैं, वो भी इनके बढ़ गए हैं। और जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑब्लिगेशंस, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके एंड ऑफ सर्विस बनता है या जो उनके बेनिफिट्स होते हैं, उनको भी काउंट किया जाता है इस केस में। तो उनको अगर देखा जाए तो वो कम हुए हैं। तो पिछले साल इनके 359,643 था, जबकि अभी 307,957 है। और अब इंपॉर्टेंट नंबर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, अगर उनको देखें तो उसमें आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड कि इनके जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट 4 टाइम इजाफा हुआ है। अब हम इनकी करंट लायबिलिटीज़ को देखते हैं, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ से भी ज़्यादा करंट लायबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने इन लायबिलिटीज़ से छुटकारा हासिल करना होता है। तो इसमें अगर हम ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इनके ऐसे पेएबल्स जो कि इन्होंने 1 साल के अंदर पे करने हैं, उसकी अगर हम फिगर देखें तो उसमें भी इजाफा हुआ है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये 4376060 था, जबकि अब ये 7053,626 है। तो इसमें काफ़ी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड, ये भी लायबिलिटीज़ में आती हैं, जो क्योंकि ये वो डिविडेंड हैं जो लोगों ने क्लेम नहीं किए फॉर सम रीजंस, लेकिन ये अभी भी इन्होंने, चूँकि इनके लिए लायबिलिटी है, इन्होंने पे करने हैं और एक्सपेक्टेडली ये होता है कि 1 साल के अंदर ही पे करने हैं। तो उसको अगर आप देखें तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इजाफा नज़र आ रहा है, 10,416 जबकि अभी 10,674 है। उसके बाद अक्रूड मार्कअप की अगर बात की जाए, जो कि अक्रू होता है इंटरेस्ट, तो जो अक्रूवल इसमें आपको नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट डबल है। पिछले साल 33,590, अभी 71,856। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, ये भी एक इंक्रीज्ड वैल्यू आपको नज़र आ रही है। जबकि शॉर्ट टर्म बारोइंग के अंदर अगर हम देखें तो 4902 और अभी 4902,750 और अभी 4393,850, यानी इसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इजाफा ये नहीं है। जबकि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, उसका भी एक पोर्शन अगर उसको फॉर एग्जांपल 20 साल में पे करना है, तो उसमें से जो 1 साल के अंदर पे करने वाला है वो कितना है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की भी कुछ उसका एक पोर्शन होता है जो कि करंट लायबिलिटीज़ में आता है। तो वो अगर आप देखें तो वो भी इनका इजाफा हुआ है। पिछले साल 14,115 था, अभी 25,443 है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं जो कि करंट लायबिलिटीज़ में आ रही हैं, तो वो आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज नज़र आ रहा है। 9336 यानी कि 9.3 से 11.5 बिलियन पे चला गया है जो इनकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। सो करंट लायबिलिटीज़ का बढ़ना अब ज़्यादा बढ़ना एक अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ गई हैं तो क्या करंट एसेट्स भी बढ़े हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो करंट लायबिलिटीज़ होते हैं उनको अगर कंपनी ने उनको पे करना है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने करंट जो उनके एसेट्स हैं उनको यूज़ करना है। तो आगे जब हम जो डिफरेंट रेशोज़ हैं उनको एनालाइज करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आया जो इनकी करंट लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, ये इनके लिए एक वॉरिंग फैक्टर है या नहीं है। जबकि अब हम टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें, जो कि करंट और नॉन करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को मिला के होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि 15.8 बिलियन है, जबकि पिछले साल 11.06 बिलियन थी। इसका मतलब है कि जो इनकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो अच्छा खासा बढ़ गई हैं। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू बन रही है वो पिछले साल थी 32 बिलियन, जबकि अभी 38 बिलियन पर चली गई है। तो ये जो टोटल होता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का, ये हमेशा जो टोटल एसेट्स होते हैं उसके बराबर होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू 38,393,149 है, जबकि जो टोटल एसेट्स हैं वो भी यही वैल्यू आपको शो कर रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमेशा जो एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ और जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है उसके सम के बराबर होते हैं। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो बैलेंस शीट को आप जब भी एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो सब एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज के केस में डिफर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है कि जो उनकी टोटल एसेट्स होते हैं करंट एंड नॉन करंट को मिला के, वो हमेशा जो उनकी लायबिलिटीज़ होती है इंक्लूडिंग करंट एंड नॉन करंट प्लस जो उनकी शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है उसके बराबर होती है। अब तो ये हमने सिर्फ एनालाइज किया है जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारी इस बैलेंस शीट के अंदर। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, वो है कि हम इन मुख्तलिफ वैल्यूज़ की बेस पे डिफरेंट रेशोज़ के ज़रिए इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं।
तो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको एनालाइज करने के लिए मैंने इस शीट के अंदर कुछ डिटेल्स डाली हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ फाइनेंशियल फिगर्स इसकी बैलेंस शीट में से मैंने कॉपी किए हैं, जिसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, इन्वेंट्री और जो इनकी कैश है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर मैंने 3 जीरोज जो एडिशनल ऐड करने होते हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहे थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो उसकी बेसिस पे अब हम एनालाइज करेंगे कि इस कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रेशो है वो है करंट रेशो। करंट रेशो के अंदर ये होता है कि हम किसी भी कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं और फिर जो करंट लायबिलिटीज हैं उनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो इस कंपनी के करंट एसेट्स को अगर आप करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 1.252 समथिंग है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके यहाँ पर टेक अवे में मैंने डिटेल्स लिखी हैं कि इसमें से आपको रिजल्ट मिल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये मिल रही है कि अगर किसी कंपनी की जो करंट रेशो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो ओवरऑल करंट एसेट्स हैं वो उसकी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं। तो इस कंपनी को अपने जो करंट डेट्स हैं यानी 1 साल के अंदर जो इसने लायबिलिटीज पे करनी है उसको पे करने के लिए इसके पास सफिशेंट करंट एसेट्स मौजूद हैं। सो लिक्विडिटी रेशोज के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रेशो है और ये 1.25 इस वैल्यू का होना ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि अटक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास जो करंट एसेट्स हैं वो सफिशेंट है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रेशो हम देखते हैं जो कि इस रेशो से ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ होती है वो है क्विक रेशो, जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। इस करंट रेशो और क्विक रेशो में फ़र्क यह है कि करंट रेशो के अंदर हम तमाम तरह के करंट एसेट्स को लेके उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्विक रेशो के अंदर हम इन्वेंट्री को माइनस करके उसके अलावा जो करंट एसेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री भी करंट एसेट तो ज़रूर है लेकिन इसकी लिक्विडिटी स्टिल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बाकी जो कैश और कैश के अंदर जो इजीली कन्वर्ट हो जाने वाले एसेट्स हैं उसकी होती है। तो इन्वेंट्री नॉर्मली जो हम इस क्विक रेशो में एसेट्स देख रहे थे वो ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली है तो डायरेक्टली आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं, जैसे कैश या फिर जो इससे रिलेटेड बॉन्ड्स वगैरह और इस तरह के एसेट्स हैं, या फिर वो एसेट्स जो कि 3 महीने के अंदर अंदर विद इन अ क्वार्टर यानी कि आपको लिक्विडेट हो सकते हैं। तो उसको जब हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो इस कंपनी के केस में जो वैल्यू आती है वो 0.83 आती है। सो वैल्यू इसकी जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब यह है कि कंपनी डजंट हैव इनफ हाईली लिक्विड एसेट्स टू पे करंट डेट्स। तो करंट रेशो से तो हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली थी यहाँ पे कि इसकी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन जब हमने इसकी क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो कंपेयर की तो उससे पता चला कि इसके पास जो हाईली लिक्विड एसेट्स हैं वो इसके जो करंट लायबिलिटीज है उससे कम है। सो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के केस में। इसका मतलब है कि इसको इन्वेंट्री के ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा, सिर्फ जो इसके पास कैश की शक्ल में या इजीली कन्वर्टेबल टू कैश एसेट्स हैं उसकी शक्ल में जो इसके पास टोटल करंट एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 0.83 स्टिल इट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि इन्वेंट्रीज भी साथ साथ लिक्विडेट हो ही रही होती हैं, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ मैनेजेबल। लेकिन अगर किसी कंपनी की क्विक रेशो सिग्निफिकेंटली लेस देन 0 हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि इस कंपनी को इन केस अगर अर्जेंटली अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट करना है तो उसमें इसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम रेशो देखते हैं वो है, रेशो तो नहीं है ये एक फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, और वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज को आप माइनस करते हैं तो भी आपको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है विच इज 2.9 बिलियन। सो 2.9 बिलियन वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी का है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। NWC net working capital is a measurement of a company's liquidity and short-term financial health. High NCA is good, but too high means cash underutilized. ये एक important point है कि अगर किसी कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में है तो इट इज़ गुड। इसका मतलब है कि उनके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी के पास नेट वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर एक मेजर पोर्शन कैश का है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंपनी अपनी कैश को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश का अंडर यूटिलाइजेशन की फॉर्म में और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पड़ा होना भी किसी कंपनी के लिए और उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता। होना ये चाहिए कि कंपनी के पास जो अगर बहुत ज़्यादा कैश है तो उस कैश को कंपनी को आइदर विद इन द कंपनी और इन अदर इन्वेस्टमेंट्स उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि उसमें से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो इस कंपनी के केस में ये एक अच्छा फिगर है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसका मतलब है कि इनके पास जो ओवरऑल जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो अच्छा खासा है और उसको वो पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली रेशो हम देखेंगे वो है कैश रेशो। तो कैश रेशो के अंदर हम सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लेके उनका जो सम होता है उसको डिवाइड करते हैं उसकी करंट लायबिलिटीज से। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो 0.2395 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास सिर्फ कैश या जो कैश के इक्विवेलेंट्स हैं अगर वही देखे जाएं तो उसकी बेसिस पे इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये अपनी लायबिलिटीज़ जो इसकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सके। यानी कि इस कंपनी ने जब अगर अपने जो एक साल के अंदर लायबिलिटीज़ हैं उनको पे बैक करना है तो उसके लिए इसको दीगर जो इसके करंट एसेट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। सिर्फ कैश इसके पास इनफ नहीं है। तो कैश इक्विवेलेंट्स दो किसको बोलते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं विच आर हाईली लिक्विड एंड कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं लाइक बॉन्ड्स हैं या कॉमन स्टॉक्स हैं तो उनको आप कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्योंकि ये इमीडिएटली आप इनको सेल करके इसमें से आप कैश जनरेट कर सकते हैं और फिर वो कैश इक्विवेलेंट आपकी टोटल कैश है उसके अंदर ऐड हो जाती है। कैश रेशो इज इवन मोर कंजर्वेटिव अप्रोच देन अदर लिक्विडिटी रेशोज। तो हमने करंट रेशो के बाद जब क्विक रेशो देखा था तो डिस्कस किया था कि क्विक रेशो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है क्योंकि उसमें आप इन्वेंट्री को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन जो कैश रेशो है ये इवन मोर कंजर्वेटिव। तो इसके अंदर आप बाकी सब चीज़ें माइनस करके सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही कंसिडर करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब तो ये होगा कि कैश बहुत है कंपनी के पास, वो सिर्फ कैश से ही वो अपने डेट्स को जो करंट डेट्स हैं उनको पे कर सकती है। लेकिन जैसे पिछली स्टेट रेशो के दौरान भी हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा कैश अगर किसी कंपनी के पास स्पेयर पड़ी हुई है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी ने बहुत सारी कैश अपने पास बचा कर तो रखी हुई है लेकिन उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो नॉर्मली एज अ प्रॉपर मॉडल होना ये चाहिए कि जो एटलीस्ट क्विक रेशो 1 के करीब होनी चाहिए, लेकिन कैश रेशो अगर 1 से ऊपर है तो इस लिहाज से तो आप पॉजिटिव कह सकते हैं कि कैश उनके पास बहुत है अपने डेट्स पे करने के लिए, लेकिन उसको एक अच्छी कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा कि उस कंपनी ने उस कैश को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया या यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। उसके बाद जो हम अगली रेशो देखेंगे वो है डेट रेशो। तो याद रखिए अभी हम जितनी भी रेशोज देख रहे हैं ये वो सारी रेशोज हैं जिनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी से आपको सारी डिटेल मिल रही है। इन जनरल जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल रेशोज को आप देख रहे होते हैं तो उसमें आपको जो उसकी इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उनका भी सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको उसकी कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स हैं या कंपनी की जो इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आपको देखना पड़ता है। तो उसकी कैश का जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, सेल्स हैं और उसकी जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन हैं उन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर या इस सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन रेशियोज को देख रहे हैं जो कि प्योरली डिपेंडेंट हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट की बेसिस पे आप कितनी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं हम सिर्फ उसको फोकस किए हुए। तो इसमें जो डेट रेशो है वो टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो इसकी बेसिस पे आप इसकी अगर वैल्यू देखें अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड की तो वो बनती है 0.41। इसका मतलब यह है कि जो इसकी टोटल लायबिलिटीज हैं वो इसके टोटल एसेट्स से काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड साइन। तो डेट रेशो रेफर्स टू अ फाइनेंशियल रेशो दैट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ अ कंपनीज लेवरेज। High ratio indicates that a company may be at risk of default or on its loans if interest rates suddenly rises. A ratio below 1 means that a greater portion of the company's assets is funded by equity. तो इस केस में भी चूंकि वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 है और सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने जो ओवरऑल इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसके अंदर इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा हैवीली ये जो डेट्स हैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रही। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी।
उसके बाद जो अगली हम रेशो देखेंगे वो है डेट टू इक्विटी रेशो। ये आखिरी रेशो है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बैलेंस शीट की बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट रेशोज हैं वो इसके ऊपर कंक्लूड हो जाती हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशो ये कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल लाइबिलिटीज जो होती हैं या टोटल डेट्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो इस कंपनी के केस में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.7 बन रही है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के अगर हम टेक अवे की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशो शोज you how dependent your business is on debt. Debt to equity ratio indicates how much equity is available to cover the debts. तो इस केस में लाइबिलिटीज से जो इसकी शेयर होल्डर इक्विटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू आपको 0.7 बन रही है। तो अगर लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी होती। तो इस वैल्यू का कम होना एक पॉजिटिव साइन होता है कि इस कंपनी को शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है कंपेयर टू द अदर लाइबिलिटीज और डेट्स। तो ये बहुत सारी ऐसी रेशोज हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बैलेंस शीट। तो मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखा जाए। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स में भी जाया जा सकता है, लेकिन उस तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो कि बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको कन्वे की गई है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इसकी बेसिस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आइंदा आपने जब भी किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको कैसे आपने स्टडी करना है, उसमें से कैसे आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काम आएगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।